नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। नमस्कार। आज मैं आपको मिला रहा हूं एक ऐसी शख्सियत से जो व्यक्तित्व में अगर ये कहें कि बहुआयामी या मल्टी फ्लेवर्ड है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए मिलते हैं डॉक्टर सुरेंद्र नारायण सक्सेना जी से। नमस्कार सक्सेना जी। नमस्कार सक्सेना जी, हमारे चैनल पर दर्शकों को आप एक छोटा सा परिचय के साथ हम इंटरव्यू शुरू करते हैं जी। देखिए, मैं झांसी का मूल निवासी हूँ। झांसी नगर में रानी महल के समीप बहुत प्राचीन मोहल्ला है गुसाईपुरा। उसमें मेरे मातृकुल की मतलब मेरी ननिहाल की पुश्तैनी कोठी थी, जो कहा जाता है कि 1857 में महाराजा गंगाधर राव के जमाने में वो दरोगा राम प्रसाद जी थे। तब से अब तक हम अपने ननिहाल के परिवार में ही रहे। जन्मे 65 वर्ष वही जन्म काल से लेकर अब तक को व्यतीत कर दिया। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और कहाँ तक आपने पढ़ाई की? मैंने प्रारंभिक शिक्षा तो जो अब आर्मी स्कूल सेंट्रल स्कूल बन गया है, ये सबसे पहले झांसी में ब्लैक एलिफेंट जूनियर हाई स्कूल था, जहां अभी नया बस स्टैंड है। तो वहां से मेरी प्राइमरी लोअर केजी वगैरह प्राइमरी 8th तक मैंने वहां से इंग्लिश और हिंदी मीडियम का मिक्स स्कूल था। उसके बाद गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से 10th और 12th मैंने किया। फिर बाद में बीए और एमए बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज झांसी से किया। बाद में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी मैंने जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से मुझे अवार्ड हुई। फिर आपको जीविकोपार्जन के लिए आपकी क्या पायदान रही? जीविकोपार्जन के लिए तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा, क्योंकि मेरे पिता यहाँ के बड़े रिनाउंड ख्याति प्राप्त शिक्षक थे। दैनिक जागरण के संस्थापक राजेंद्र गुप्त, इस परिवार को उन्होंने पढ़ाया। दैनिक भास्कर के संस्थापक द्वारका प्रसाद अग्रवाल वो उनके शिष्य रहे। तो मुझे बड़ा गौरव लगता था। क्या शुभ नाम है? उनका नाम था देवी सहाय सक्सेना। तो उसके बाद में फिर हुआ ये कि मैं पढ़ता गया, और उस समय स्कॉलरशिप हुआ करता था, नेशनल स्कॉलरशिप। तो मुझे हाई स्कूल में मेरा गुड सेकंड क्लास था, 59 पॉइंट समथिंग। तब से मुझे वो छात्रवृत्ति मिलती रही। इंटरमीडिएट में 50 रुपए प्रति माह, फिर डिग्री कॉलेज में 70 रुपए प्रति माह। उसमें इतनी तो उस समय लोगों की तनख्वाह नहीं होती थी, तो बस वो प्राप्त करता रहा। और आर्थिक उसका ये एक पैसा नहीं जानता था कि अपने लिए कुछ खर्च होता है, परिवार में दे दिया। उसके बाद में मैं जब पीएचडी में कर रहा था, एमए करने के बाद ही मुझे रीवा विश्वविद्यालय से संबद्ध डिग्री कॉलेज निवाड़ी, जो अब जिला बन गया है, वहां 2 वर्ष मैंने वहां के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में प्राध्यापक के रूप में काम किया। उसके बाद 74 में मैं कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध विद्यालय था, ये जिला जालौन में कोंच में मथुरा प्रसाद महाविद्यालय। उस समय बुंदेलखंड विश्वविद्यालय नहीं बना था, तो 74 से मैं वहां आ गया, मेरी नियुक्ति हो गई। और फिर 74 से नियुक्ति होने के बाद वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आ गया। और 2010 में शुरू हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर से, और एसोसिएट प्रोफेसर होकर मैं रिटायर हुआ 2010 में। और वहां मथुरा प्रसाद महाविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग का अध्यक्ष और शोध केंद्र का निदेशक रहा। आपके अधीनस्थ बहुत सारे बच्चों ने शोध काम किया है, तो उनके बारे में आप संक्षिप्त में जानकारी दें। बंधु, मेरे अंडर में 20 लघु शोध प्रबंध लिखे गए, जिनको डिसर्टेशन कहते हैं। वो एमए फाइनल में एक पेपर होता है, चाहे आप विशेष कवि ले लो या लघु शोध प्रबंध। 20 बच्चों को लघु शोध प्रबंध अवार्ड हुए। और इसके बाद 5 बच्चों को डॉक्टर ऑफ फिलोसफी डॉक्टरेट किया उन्होंने। और ईश्वर की कृपा से वो 5 बच्चे, आजकल तो लोग पीएचडी करके नौकरी नहीं मिलती, बहुत से बीटीसी करके प्राइमरी स्कूल में है, परंतु उसमें से 2 लोग, एक बच्ची गांधी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है उरई में, एक दूसरा स्टूडेंट लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है, एक लड़की ये आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा
आयोग से चयनित होकर जी। पीजीटी। मतलब ये है कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे बस शीर्ष पे काम कर रहे हैं। हाँ, वो जिसको कहा जाए कि पूत कपूत नहीं हुए, सपूत निकले वो। जी। अच्छा शस्त्रा जी, आपके नेक्स्ट पायदान, आपके जो बहुमुखी प्रतिभा की बात हम कर रहे थे, वो क्या है? देखिए, साहित्य से तो लगाव हमको था क्योंकि परिवार में वातावरण था। मेरे पिता हिंदी अध्यापक, हिंदी और संस्कृत। मेरे बड़े भाई दिल्ली विश्वविद्यालय से रिटायर हुए, राजेंद्र सक्सेना जी, भगत सिंह कॉलेज से, वो भी हिंदी में। तो हिंदी से तो जिसको कहा जाए जन्मजात लगा, क्योंकि आपका विषय भी हिंदी ही हाँ था। और फिर बाद में विषय हुआ। अब विषय तो खरे साहब बड़ी विचित्र कहानी है कि इंटरमीडिएट तक मैं साइंस साइड से रहा और इसके बाद में इंजीनियर बनने जा रहा था। जी। सिलेक्शन होना था, पर उस समय ये डायरेक्ट टेस्ट वेस्ट तो होते नहीं थे। ऊपर से सिंधिया परिवार के ग्वालियर का को दबाव हुआ तो हमारे जो सिलेक्शन गिर गए, दूसरे सीट छिप गई। ऐसे सम्राट अशोक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो साहित्य में रुझान आपका शुरू से ही है, तो आपने इस पे कोई पुस्तक वगैरह लिखी है? साहित्य में जो रुझान था, बाद में धीरे धीरे वो और परिपक्व हो गया क्योंकि रोजी रोटी भी साहित्य से जुड़ गई। तो जीवन में जहां कहीं कोई ऐसे क्षण होते थे कि जो बिल्कुल अंदर से एकदम खुल जाए, परम आनंद, तो वो कभी अंदर अंतर मन में वो सोए पड़े रहते थे। और कभी कभी फिर अनुकूल परिस्थितियां बनी तो वो फिर जहां वो स्मृति पटल पर आए तो ईश्वर की कृपा से वो शब्द, वो बिंब जो थे, वो मेरे अंदर का जो बृहद शब्दकोश था, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, इन सब ने उसमें इतना सहयोग किया कि वो बिंब जो थे वो शब्द चित्र बन गए। और वो शब्द चित्र बनकर ये कविताएं, तो समय समय पर कविताएं लिखी गई हैं। जैसा कि मुझे ज्ञान है कि आपकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है और वो आपके जीवन दर्शन पे आधारित है, तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को वो दिखाएं और उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी भी दें। दिखाएं। ये पुस्तक मेरी, इसका शीर्षक है हाँ। मोहे तो मोरे कवित्व बनावत। अगर साहित्य से जुड़े हुए कोई छात्र या कोई व्यक्ति हो तो आपने घनानंद जी का नाम सुना हो। जी। उन्होंने लिखा है कि लोग हैं लागे कवित्व बनावे, तो मोहे तो मोरे कवित्व बनावत। लोग तो परिश्रम करके बैठ के कविता बनाते हैं, वो कहते हैं मेरे अंदर तो हृदय में जो उछाल आता है वो कविता बन के प्रकट हो जाता है। तो वही मैं घनानंद का ही परम जिसको कहा जाए कि प्रशंसक भी हूं। और मैंने अपनी कविता का शीर्षक ये रखा है क्योंकि मेरे इस पुस्तक में मेरे जीवन के जुड़े हुए जितने भी सुनहरे वर्क हैं उसका उल्लेख, हाँ, सानिध्य क्षण हैं जी, उन सबको मैंने शब्दाहित किया है। और पढ़ने वाले में जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मेरी कविताएं आपके लिए जी। तो मैं चाहूंगा जब आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं कि आपकी इस पुस्तक में प्रकाशित कोई ऐसी कविता जो आपके दिल के करीब भी हो, उसकी कुछ पंक्तियां आप हमें हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, कुछ पंक्तियां। देखो बंधु, सबसे बड़ा कर्ज होता है जन्मभूमि का। जननी जन्मभूमि स्वर्गदा अपि गरियसी। तो मैंने जिस जन्मभूमि पर जन्म लिया, झांसी नगर में, तो मुझे तो बड़ा गर्व है कि ये नगरी पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती है। तो मैंने अपनी कविताओं में जो एक शीर्षक रखा है माटी, सबसे पहले मैंने अपनी जन्मभूमि झांसी को 3 कविताएं समर्पित की हैं। एक कविता आपको सुना रहा हूं महारानी महारानी लक्ष्मीबाई से कि शौर्य और बलिदान यहाँ का जान गया जग सारा, शांति और सद्भाव यहाँ ये झांसी नगर हमारा। लक्ष्मीबाई हुई हमारी झांसी की महारानी, स्वतंत्रता के प्रथम समर ने इनकी लिखी कहानी, और अंग्रेजों से लड़ी अंत तक बनकर दुर्गा काली, और आजादी के लिए मर मिटी रानी झांसी वाली। खुदा बख्श रघुनाथ देशमुख गणपत मनसब काशीनाथ, झंडू झड़ू जवाहर मधुकर बंका हृदेश और रघुनाथ, झांसी की जुझारू सेना को रानी की जुझारू सेना के ये सरदार हमारे, मरते दम तक बने रहे ये झांसी के रखवाले। खुदा बख्श गौस खां दोस्त खां और रहीमा गोलंदाज, इनके सफल लक्ष्य वेधन पर सदा रहा रानी को नाज। झांसी की जुझारू सेना के ये रणवीर सिपाही, 100 गोरे मारे रण में तभी वीर गति पाई। सुंदर मुंदर मथुरा बेनी काशी रतन कुंवर चंद्राली,
रानी की अंतरंग सखिया रानी की युद्ध कुशल बलशाली। नगर छोड़ते समय घिरी जब रानी दुश्मन से चहुं ओर, उसी समय आई एक नारी रण के बीच मचाती शोर। शत्रु का दमन करने वाली कौन वीर वो नारी, जनमानस ने लोक कंठ ने हमें बताया वीरांगना झलकारी। जी। अब स्वराज चाहिए देश में, सुंदर मुंदर वीरांगना झलकारी। रानी के संग रही अंत तक मुंदर शूरवीर एक नारी, युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते रानी संग पर लोक सुधारी। महारानी ने अंत में जो स्वराज शब्द जो महात्मा गांधी के आंदोलन का मुख्य बना, शीर्षक बना, सबसे पहले महारानी ने अपने मुंह बोले भाई मर्दन सिंह को लिखा था, और ये पंक्ति उस पत्र की बोल रहा हूं अपनी कविता में। अब स्वराज चाहिए देश में, रानी की थी वाणी, 9 दशकों के बाद सफल हुई रानी की कुर्बानी। 90 वर्ष बाद 1947 में देश आजाद हुआ। झांसी 3 चीजों के लिए प्रसिद्ध है, कलम, कृपाण और क्रीड़ा की कीर्ति स्थली झांसी, आजादी के दीवानों की कर्म स्थली झांसी। गर्व हमें है, गर्व मुझे है, मैं हूं उस नगरी का रहने वाला, शौर्य और बलिदान से जिसको जान गया जग सारा, शांति और सद्भाव यहाँ ये झांसी नगर। बहुत खूब सक्सेना जी, ये तो हुआ आपका साहित्यिक पक्ष। इसके अलावा आपका एक पक्ष, आप चिकित्सा क्षेत्र से भी जुड़े रहे, उसका भी उल्लेख करें। बंधुवर, जीवन जो है वो खट्टी मीठी यादों का एक कोश होता है, बहुत बड़ा एक पिटारा होता है। पिटारा और वो कहा जाता है कि सदा रहे जीवन प्रभात सा सुलभ नहीं है आशा। जी। तो कुछ समय संघर्ष का ऐसा भी आया कि महाविद्यालय हुआ करते थे प्रबंध समितियों के, तो बीच में जो है वो अपॉइंटमेंट हुआ, नियुक्ति हुई, और कुछ वो लगा के कमी लगाकर अपॉइंटमेंट डिसअप्रूव करवाने को लगा दिया। कानपुर विश्वविद्यालय करते थे, कानपुर विश्वविद्यालय था। तो उसके बाद में फिर लंबी लड़ाई, 26 वर्ष तक लंबी लड़ाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लड़ी सर्विस मैटर में। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत रिइंस्टेट होकर अपने पूर्व पद पर आए। अब बीच का जो इतना समय था, उसमें बाद में कोर्ट के आदेश से 82 से तो सेवा में उन्होंने रिइंस्टेट कर दिया। उस खाली समय में क्या करूं, तो उसी बीच में मेरा वहां पर ग्वालियर से मैं रिसर्च कर रहा था जीवाजी विश्वविद्यालय से, तो वहां पे इवनिंग क्लासेस में होम्योपैथिक कॉलेज में इत्तेफाक से वहां 55 सीट्स हुआ करती थी। बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, वसुंधरा राजे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। तो वहां पर मैं रिटन टेस्ट में निकल गया। तो वहां से मैंने 3 वर्ष प्लस 1 और वर्ष का जो होता है हाउस कवर का, वहां से मैंने जो है वो उसमें वो चिकित्सा होम्योपैथिक और जीव रसायन चिकित्सा विज्ञान में मुझे पत्रोपाधि प्राप्त हुई, और मैं तब से ऑनरेरी समाज सेवा के लिए। तो इसका इस्तेमाल आप अभी लोगों के बीच में करते हैं? बिल्कुल, अभी तक का, क्योंकि वो जो उस समय जो चिकित्सा विज्ञान हो, चाहे पढ़ाई ऐसी होती थी कि दिल और दिमाग दोनों को जोड़ के पढ़ना पड़ता था। तो वो सब चीजें, उसके बाद में मैं मानदेय रूप में मैं कॉलेज में भी था, तो मुझसे सब ये छोटी मोटी बीमारी, नगर के भी लोग आके मुझसे पूछने लगते, सक्सेना साहब ये किडनी में एक क्रिएटिनाइन इतना हो रहा है, क्या करूं, कुछ है। हाँ, तो वो आप जनहित में आप उनको मशवरा भी देते थे और दवा भी देते थे। और ये मेरी, ये इसको कहा जाए कि विज्ञान और साहित्य, इन दोनों का संगम आपको बहुत कम मिलेगा जी। ये इतना ज्यादा मेरे दिमाग के अंदर घुसा हुआ है। एक दिन मैं प्रसाद पढ़ा रहा था कॉलेज में जी। कामायनी, तो उसमें था अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्ज था वीर अपार, स्फीत शिराएं, स्वच्छ रक्त का होता था उनमें संचार। अब मुझे लगा, मैं तो चिकित्सा विज्ञान का छात्र था, शिराओं में स्वच्छ रक्त हो ही नहीं सकता, धमनियों में होता है। तो मुझे लगा कि वहां पर वो चिकित्सा विज्ञान की जानकारी ना होके वो महाकवि के उसमें थोड़ा सा वो हो गया। तो इस तरह से ये। अच्छा सक्सेना जी, एक बात और बताइए, ये तो चलो ठीक है, आपका ये उस वाला ये वक्त का आपने इस्तेमाल किया जब आपके पास वक्त था और कुछ नया करने का जज्बा भी था। जी। टूरिज्म भी आपका एक मुद्दा रहा है, जो आपने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में जानकारी दीजिए।
कि देखिए घुमक्कड़ी का शौक भी बहुत कम लोगों को मिलता है। एक आपने राहुल सांकृत्यायन की का लेख पढ़ा, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, कभी ना थकने वाली। तो उसमें कहा जाता है घुमक्कड़ी वो ही कर सकते हैं जो हर तरह के उसमें, अब ऐसा नहीं है अगर बहुत पंडिताई में जा रहे हैं, पता चला कि जाते रहे केदारनाथ तो बर्फ में ठंडे हो गए, लघु शंका के बाद नहा रहे हैं कुछ। तो मैंने अपने पर्यटन के साथ साथ इसको जोड़ा, घुमक्कड़ी धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल। कहाँ होके आए आप? मैंने गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और ये आपका हिमाचल, जितने तीर्थ हैं हिंदुस्तान के, हाँ ये मैंने पूरे 12 ज्योतिर्लिंग जी और 4 धाम और सब ये ऐसे के घूमते हुए पर्यटन स्थल, हाँ पूजा भी कीजिए, आनंद भी लीजिए। सक्सेना जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, आपकी यात्रा बहुत लंबी है, एक छोटे से इंटरव्यू में सवाल पाना बड़ा कठिन है, तो मैं चाहूंगा कि आप हमें बिंदुवार आप हमें ये बताइए कि आपको सम्मानों से भी नवाजा गया होगा क्योंकि आपकी यात्रा बड़ी लंबी है, उसका उल्लेख संक्षिप्त में कीजिए। देखिए, मैं हमारे विश्वविद्यालय में यूजीसी हुआ करती है, तो वो राष्ट्रीय सेमिनार, नेशनल सेमिनार होती है, और उस नेशनल सेमिनार में जो है लोग डेलीगेट्स जाते हैं। मुझे कई राष्ट्रीय सेमिनारों में जो है वो जिसको कहा जाए सत्र अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया गया, बाकायदा उसके बाद में सत्सम्मान उन्होंने मुझे विदा किया, मतलब एज ए डेलीगेट ना जाके एज ए उसमें इलाहाबाद में, बांदा में। अभी 2 वर्ष पहले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में हिंदुस्तान अकादमी और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में महारानी लक्ष्मीबाई के स्वतंत्र संघर्ष पर सेमिनार था, तो मुझे विशेष वक्ता के रूप में इंदौर से, मैं अब चूंकि झांसी में आवास तो था, रिटायर होने के बाद इंदौर में रह रहा हूँ, और दूसरा आवास मेरा नोएडा में। हाँ, मेरा बेटा है। और परिवार में और कौन कौन है आपका? परिवार में मेरी पत्नी, मेरे दोनों बेटे, और साथ साथ मेरे 2 भाइयों की डेथ हो गई, मुझसे बड़े हैं, और मैं छोटा। 2 बहनें थी, तो बड़ी बहन की डेथ हो गई, दूसरी बहन अभी गुड़गांव में, वो ब्रदर इन लॉ मेरे रिटायर्ड HOD फिजिक्स से हुए राजस्थान विश्वविद्यालय से। और बस 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा हमारा कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर है, दूसरा इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल है। वो कहाँ पोस्टेड है? वो अमृतसर में पोस्टेड है। जी। सक्सेना जी, आपकी इस सफल यात्रा में आपकी जीवन संगिनी का क्या योगदान है? महत्वपूर्ण योगदान जी। उसके लिए तो एक तो क्या है, वो मेरी मार्गदर्शिका भी रही। मैं जितना लेखन करता हूँ, खुद भी कामकाजी रही हैं। हाँ, वो देखिए जिसको कहा जाए स्त्री के साथ दोनों दोहरा दायित्व हो जाता है, नौकरी करना और घर का संभालना, परंतु वो हर चीज में मेरा सहायक, घर को बिल्कुल सुघड़ जिसको कहा जाए गृहिणी, और साथ साथ अपने कर्तव्यों में भी, नौकरी में भी वो इतनी पंचुअल कि 7:20 पर इस कॉलेज है तो 21 नहीं होना चाहिए, और पढ़ाने में वो रहा। और अभी भी मेरे जितने आर्टिकल होते हैं, सबसे पहले मैं तो, मेरी महात्मा गांधी जी की राइटिंग खराब थी, मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो पहली आपकी पाठिका है और एडिटर भी है। तो बिल्कुल। और मैंने अपनी इसकी कविता में, इसमें आप पढ़ेंगे, मैंने अपने परिवार का विवरण दिया है, मेरा जीवन सुख का प्रभात। उसमें मैंने लिखा है, अति सरल सलोनी मृदुभाषी मधुराका सी मुस्काती है, जीवन में साहस धैर्य बंधा सुख दुख में साथ निभाती है, इस हरे भरे जीवन पथ पर उसने 2 सुमन खिलाए हैं, और इस हरे भरे जीवन पथ पर उसने ही सुमन खिलाए हैं, आजीवन इन पर चलने के संकेत सदा दोहराए हैं। बात को सक्सेना जी, अब आपके चूंकि आपकी उम्र जो है 72 साल, जैसा आप 74 पूरी कर रहा हूँ, पूरी हो गई, तो अब आपके नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं जो दुनिया को चौंका देने वाले हैं? देखिए, अभी तक तो मैं स्वांता सुखाय ही लिखता रहा। अब वो स्वांता सुखाय दूसरों का मनोरंजन मात्र, कविता जो होती है, परंतु 1907 से 2007 से 1857 के 150 वर्ष मने जब 2007 में, तब से अब तक निरंतर 17 वर्षों से मैं महारानी लक्ष्मीबाई के स्वतंत्र संघर्ष पर अपने व्यक्तिगत रूप से, मुझे किसी यूजीसी और इस सब के मैं चाह ही नहीं है कि वो मुझे ग्रांट मिले और पैसा मिले,
उस पर मैं कार्य कर रहा हूं। और मेरा अति विशिष्ट कार्य है महारानी लक्ष्मीबाई प्रत्यक्षदर्शियों ने जो 1857 में जो विद्वान उपस्थित थे झांसी राज्य में, उन्होंने महारानी का संपूर्ण संघर्ष देखा। वो उस पे आप काम कर रहे हैं? उस पर मैं, वो मराठी के भी थे, वो अंग्रेजी के भी थे, वो बुंदेली के भी थे। तो उन पुस्तकों को मैंने अथक परिश्रम करके कुछ पुस्तकें खोजी हैं और उनमें महारानी के शासन काल का आंखों देखा वर्णन है। शोधपरक ग्रंथ आप तैयार करना शोधपरक ग्रंथ है और इस संबंध में लगभग राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेरी कम से कम 7-8 लगातार जो है वो मेरे आख्यान हो चुके हैं। जी सक्सेना जी, बंजारा बीट्स एक अलौकिक अनोखा हमने प्लेटफॉर्म बनाया है। आप जैसे मोतियों को हम ढूंढते रहते हैं जो सोसाइटी में कुछ नया कर रहे हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में? देखिए, कहा जाता है, दर्शकों को भी मैं अपनी जीवन को भी, अपने आप को भी संदेश देता हूं कि जिंदगी का क्या भरोसा, कभी दे जाए जवाब, और रोकना चाहोगे भी तो ये न रोकेगी जनाब। इसलिए जितनी बची उसको बनाओ लाजवाब, और लम्हे लम्हे लूटो उसके, लूट लो सारा शबाब। जिंदगी में जो अवसर ऊपर वाला देता है, अगर आपने उसका पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया, उसका लाभ ले लिया, तो समझ लीजिए वो, और फिर अगर अवसर निकल जाता है तो फिर वो हाथ मलते हुए रहते हैं, फिर अफसोस है। मुझे जितने भी ईश्वर ने जो मौके दे रहे हैं, मैं निरंतर अपनी कलम जारी रखे हूं। और अभी लोक भारती से या इलाहाबाद से शीघ्र ही वो बुंदेल महारानी लक्ष्मीबाई के शासनकाल का प्रत्यक्षदर्शी इतिहास 1857 के प्रत्यक्षदर्शी विद्वानों की कलम से ये पुस्तक अभी आप सबके बीच में आएगी, जो झांसी के इतिहास के अनेक अनछुए पृष्ठों को खोलेगी और जिसके बहुत से ऐसे बिंदु मैंने खोजे हैं जिन्हें झांसी के नागरिक भी जिनसे अनभिज्ञ हैं। और वो फिर मैं तो चाहता हूं कि आगे चल के यहाँ का प्रशासन, जब आज मोदी जी नए इतिहास लेखन की बात कर रहे हैं, तो ये इतिहास लिखा हुआ अंग्रेजों के समय का है, महारानी का, और अंग्रेजों ने तो हम इन सबको रिवेलियंस, लुटेरा, क्रांति का, वो डकैत घोषित कर, बागी घोषित कर दिया था। उनके उस महारानी लक्ष्मीबाई के झांसी के इतिहास को मैं जो प्रस्तुत साहित्य की पुस्तकों के माध्यम से करूंगा, वो सर्वथा मैं सोचता हूं कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए महारानी के इतने विस्तृत कर्म क्षेत्र को प्रकाशित करें। जी, तो ये थे डॉक्टर सुरेंद्र नारायण सक्सेना, जो अपने जीवन काल के बारे में और इसके अलावा अपनी साहित्यिक यात्रा का वृतांत बंजारा बीट्स के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए सक्सेना जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया, क्योंकि मैं तो यही इस समय बिंदु खोज रहा हूं कि अपनी बात ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रचारित और प्रसारित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।